हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है फिर से। लगातार जारी है हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और देख रहे हैं हमारा सब्जेक्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। लगातार क्लास जारी है, आप देख पा रहे हैं। आज की क्लास में हम बातें करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की। लगभग 50 एमसीक्यूज़ होंगे और वो बेस्ड रहेगा बायोडाइवर्सिटी पर, जैव विविधता पर बेस्ड हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। देखते हैं आज सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आज का सब फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, देख सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए है, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखा का समाधान है। पहली बात है। दूसरी बात है, ऑप्शन बी, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकसित देशों का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर पर कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा समर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है ये आप जानते नहीं होंगे तो मैं भी बता देता हूं। हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित गृह प्रभाव। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव क्या है? देखिए पृथ्वी, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है, धरती पर पड़ती है, तो पृथ्वी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गर्म हो जाता है, तप हो जाता है। लेकिन जब पृथ्वी से इनकी विकिरण वापस जाना चाहती है, समझिएगा, पृथ्वी से इसकी विकिरण वापस जाना चाहती है, जो बहुत जो है दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले क्या होते हैं, विकिरण होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ तरंग दैर्घ्य। कौन से? ये जो इसको हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य, ये क्या कहलाता है? दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले क्या होते हैं, विकिरण होते हैं। और ये दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण ये वापस जाने के बजाय इसी पृथ्वी पर, धरती पर, वायुमंडल में रुक जाती है। और किसके कारण से? CO2 के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी से बाहर वो जाने नहीं देता, जिससे पृथ्वी और गर्म हो जाती है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, जैसे कि आप आग में तापते हैं, आग तापते हैं, ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडी के दिनों में आप आग तापते हैं, और अब जब आग के सामने रहते हैं तो आपका शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन आग से दूर जाते हैं कहीं दूसरे स्थान में तो फिर से ठंडी लगने लगती है। कहने का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये होना चाहिए गर्म, जाहिर सी बात है गर्म होगा। लेकिन जब अपनी विकिरण त्यागेगी, शाम के समय ये वापस जाएगी इसकी विकिरण, तो वापस चले जाना चाहिए और बाद में ठंडा हो जाना चाहिए जितना होना चाहिए था। ठीक है, ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन ठंडा नहीं होता। और कारण क्या है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी CO2 है वो क्या करता है, इसको अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेता है और ये गर्म कर देता है, ये बाहर जाने नहीं देते। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कि यूरोपियन देशों में क्या की जाती है, क्रॉप्स पैदावार के लिए, फसलों के पैदावार के लिए यूरोपियन देशों में, जहां पर ठंडी प्रदेश है, ठंडी देश है, खासकर यूरोपियन देश में ठंडी देशों में
कांच से ढका हुआ ये जिसमें फसल उगाया जाता है अंदर, जब सूर्य का प्रकाश इस कांच में ग्लास में पड़ती है तो फसल क्या हो जाता है भाई, फसल के लिए लाभदायक है। ठीक है, ये कांच क्या करता है, ग्लास जब विकिरण वापस जाती है शाम के समय तो उसको रोक देता है और गर्म पैदा कर देता है, फसलों के लिए जो क्या होता है उपयोगी होता है। तो इसी के कारण इसका नाम भी क्या हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ा। और ग्रीन हाउस प्रभाव कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर आने वाले सूर्य का प्रकाश उसकी विकिरण वापस नहीं जाता और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है, उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है, वही प्रभाव को दूर करने, और प्रभाव किसके कारण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, ठीक है, वैसे गैसों का उत्सर्जन को समझाने के लिए, परिमाण निर्धारित करने के लिए, ठीक है, प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल कहलाता है। जो ग्रीन हाउस को समझिए क्या है ग्रीन हाउस, समझने के बाद ऐसे गैसों का उत्सर्जन न करिए या कम करिए, ठीक है, उसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेखा का समाधान को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलना चाह रहा है भाई, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटक, जैविक घटक क्या होते हैं, मृदा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी वनस्पति। जैविक घटक, अजैविक घटक समझते होंगे आप, जो जीवित है, जो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, जो वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है, जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो जैविक घटक कहलाते हैं। लेकिन जो निर्जीव है वो अजैविक घटक कहलाते हैं। तो जीवित कौन है इसमें से, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैविक घटक के अंतर्गत। वायु जल मृदा आदि क्या है, वो अजैविक घटक है। तो ये याद रखिए। नंबर 2, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, ऑप्शन ए जंतु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी प्रवाहित जल, ऑप्शन डी पारिस्थितिक। पर्यावरण परिस्थिति का भौतिक घटक इनमें से कौन सी है, इसमें भौतिक घटक क्या है भाई, प्रवाहित जल। ठीक है, क्योंकि जंतु, वनस्पति, पारिस्थितिक ये वन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। प्रवाहित जल एक प्रकार क्या है, भौतिक घटक है। ठीक है, चलिए, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो पर्यावरण पारिस्थितिकी का ये भौतिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन ए जीवन विज्ञान, ऑप्शन बी जैव भूगोल, ऑप्शन सी भौतिकी, या ऑप्शन डी पारिस्थितिकी। तो हम जानते हैं पारिस्थितिकी कहने का इकोलॉजी, इकोलॉजी कहने का मतलब है कि जीव और पर्यावरण के बीच जो संबंध के अध्ययन को ही हमने क्या कहा है, पारिस्थितिकी है। तो पहले चैप्टर के पहले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाया हूँ स्टार्टिंग में इकोलॉजी और इकोसिस्टम जब पढ़ाया हूँ तो पहले मैंने डिफाइन किया था इकोलॉजी को, फिर डिफाइन किया था इकोसिस्टम को। तो पहले पेज में ही आप जाके देख सकते हैं जो मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो जीव और पर्यावरण के पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को ही मैंने क्या कहा, पारिस्थितिकी कहा, इकोलॉजी कहा। इकोलॉजी या पारिस्थितिक शब्द का प्रतिपादन या शब्द प्रयोग किसने किया था, शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है ओडम, ऑप्शन बी टॉन्सले, ऑप्शन सी टेलर, या ऑप्शन डी डार्विन। ठीक है, तो टॉन्सले साहब इसके याद रखेंगे। ठीक है,
टॉन्सिले साफ है। चलिए नेक्स्ट है, छठे नंबर पर हम बात कर लेते हैं। छठा नंबर का क्वेश्चन, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटनकर्ता। चलिए सॉरी, कवक को किस समूह में रखा जा सकता है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटन करता है। याद रखिए ये अपघटन के अंदर रखा जाता है। कवक और सवाल पढ़े ना, ठीक है, कवक सवाल पढ़े ना। सवाल को कवक क्या करता है, अपनी जो आर्द्रता प्रदान करते, सवाल खाना बनाता है, सवाल जो है, ठीक है, खाना बनाता है और कवक उसको आर्द्रता प्रदान करती है, और इस प्रकार से दोनों साथ साथ जीते हैं। और यहाँ पर कवक अपघटनकर्ता का कार्य करती है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सम्मिलित मिलेंगे। हालांकि इसमें बायोडाइवर्सिटी मैंने कहा है, लेकिन इसमें इकोलॉजी का भी क्वेश्चन आपको सम्मिलित रहेगा, इकोसिस्टम का रहेगा, जलवायु परिवर्तन का रहेगा, बायोडाइवर्सिटी का रहेगा। ये हालांकि मैंने वहाँ पर लिखा है, लेकिन याद रखिए इसमें 2-3 टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसमें। जब जलवायु परिवर्तन देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और इसके बाद पॉल्यूशन देखेंगे, और पॉल्यूशन से भी संबंधित हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, तो उसका अलग से हम पॉल्यूशन का हम लाएंगे। चलिए, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता करता किसे बनाया गया है? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता करता किसे बनाया है? ठीक है, ऑप्शन ए ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा इसकी सहायता की जाती है, क्लाइमेट रिफंड फंड द्वारा इसकी सहायता की जाती है, ग्रीन बैंक द्वारा, या वर्ल्ड ग्रीन फंड द्वारा। तो याद रखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा। ग्रीन हाउस परिवर्तन से प्रभावित देशों की सहायता किस प्रकार से की जाती है? देखिए पहली बात, जलवायु परिवर्तन, पहली बात समझिए जलवायु परिवर्तन क्या होता है। जलवायु परिवर्तन, ठीक, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना ही है, बाद में तो अच्छे से मैं बताऊंगा। जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब है, ठीक है, देखिए पहली बात तो समझेंगे अब जलवायु क्या होता है। तो जलवायु क्या होता है, बहुत लंबे समय तक, अरसे समय तक, लगभग 30 से 35 वर्षों तक वहाँ की जो है वर्षा, वहाँ का तापमान, वहाँ की आर्द्रता, ठीक है, ये सभी का जो जोड़ क्या कहलाता है, 30 से 35 वर्षों तक वहाँ अगर चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी लगातार, ठीक है, कि वर्षा उतना ही हो रहा है जितना होता था, तापमान भी उतना है, आर्द्रता भी उतना है, तो ये 30 से 35 वर्षों तक ये सभी चीज़ें आपको अगर देखने को मिलेगी तो वो क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। जलवायु मौसम में बहुत अंतर है। मौसम कुछ समय के लिए रहता है, कहने के लिए क्षण भर के लिए रहता है, कि अभी बरसात हो जाएगा, कभी धूप निकल जाएगी, कभी ठंडी हो जाएगी लगेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मौसम क्षण भर में ये बदलते रहता है। लेकिन इसी मौसम का दीर्घकालीन रूप हम कह सकते हैं जलवायु है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा, तापमान, आर्द्रता आदि लगातार 30 से 35 वर्षों तक बनी रहती है। अगर इसी जलवायु में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, जलवायु में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन कहने का मतलब है कि जहाँ पर जैसा बारिश पहले हो रहा था अब वैसा नहीं हो रहा है, अब या फिर ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है। जहाँ पर जिस स्थान पर जैसा तापमान था साल भर 30 से 35 वर्षों तक जैसा तापमान था वैसा नहीं रहता। ठीक है, अब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। आर्द्रता भी वैसी, जैसे आप सुनते हैं हमारे जो है पूर्वजों से आप सुनते हैं कि भाई पहले तो बिना पंखा के रह जाते थे, बिना कूलर के रह जाते थे, इतना गर्मी नहीं पड़ती थी, अब पड़ने लगा गर्मी। पहले उतना बारिश नहीं होता था, अभी नहीं होता, उस समय बहुत बारिश होता था। ठीक है, तो ये आप सुनते होंगे। तो ये क्या है, ये पहले की जलवायु है और अभी की जलवायु जिसमें परिवर्तन देखने को मिला है।
ठीक है। और यही अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है जलवायु परिवर्तन का, जहाँ पर तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, वैश्विक ताप बढ़ जाएगा, कहने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो बर्फ़ पिघलने लगेगा, बर्फ़ पिघलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति आएगी, ठीक है, नदी नाले फुल हो जाएंगे, कभी सूखा रह जाएगा, पूरा वनस्पति पेड़ पौधे फसल बर्बाद हो जाएगी, महामारी आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि जलवायु परिवर्तन से नुकसान देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे नुकसानों से जिस देश को घाटा होता है, जिस देश को खतरा होता है, उसकी भरपाई के लिए एक सहायता करता बताया गया है जिसको कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं जलवायु परिवर्तन बताऊंगा समझाऊंगा तो ये सारी बातें हम करेंगे। चलिए 7 नंबर की बातें हो गई। नंबर 8 वनों को नष्ट करने, ठीक है, वनों को नष्ट करने डिफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात यही आता है मृदा का अपरदन, ठीक है, क्या है, मृदा अपरदन। वनों को नष्ट करने का सबसे कुप्रभाव किसको पड़ेगा, मृदा अपरदन। चलिए पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो ऐसी टाइप के आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है फिर भी यहाँ मरुदित क्यों होता है, ठीक है, पहाड़ों पर काफी नमी या जल होता है फिर भी यहाँ मरुदित क्यों होता है। ऑप्शन ए, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलान के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, ठीक है, पहाड़ों की चट्टान जब अवशोषित नहीं करती, जल अवशोषित नहीं करते। ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई भी नहीं। तो याद रखिए पहाड़ है, पर्वत है, तो ऐसे स्थानों पर जो ढलान होगी तो पानी बह जाएगी और पौधों को उपयोग नहीं मिलेगा। पौधों को क्या चाहिए, ठीक है, वहाँ जल रुकना चाहिए और वैसे से ग्रोथ होगा, ठीक है, इसी कारण ये स्थिति आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से है। प्राकृतिक मैंने कृत्रिम नहीं कहा, प्राकृतिक, खेत, बांध, झील, पार्क। याद रखिए खेत जो है, बांध जो है, पार्क जो है, ये सारे क्या है, ये मानव निर्मित क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है। खेत मानव द्वारा ही वहाँ पर एस्टेब्लिश की जाती है, बांध मानव द्वारा ही बनाई जाती है, पार्क मानव द्वारा ही स्थापित की जाती है, और झील प्राकृतिक रूप से स्थापित होते हैं। झील कहने का मतलब है पहाड़ों और पर्वतों से जब नदी का पानी, ऊपर का पानी बह के नीचे गिरता है, ठीक है, जो संरचना बनती है तो उसको झील कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे भारत में झील हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप से, हालांकि कृत्रिम रूप से कहीं कहीं करते हैं, कृत्रिम रूप से स्थापित करते हैं, लेकिन जनरली ये 95-99% प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो कौन है, झील। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से है। प्रवाल भित्ति, ऑप्शन बी वेटलैंड, ऑप्शन सी खेत, या ऑप्शन डी क्या है, नदी। तो इसका मैंने क्या कहा, कृत्रिम रूप से कौन, खेत है, बांध है, ये सब क्या है, तालाब है, ये सब क्या है, ये कृत्रिम रूप से स्थित पारिस्थितिक तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र जिसमें लवण होते हैं, जिसमें नमक होता है, नदी का पानी, प्रवाल भित्ति, बांध का पानी, तालाब का पानी। तो ये क्या है भाई, प्रवाल भित्ति आपको देखने को मिलता है, ये एक प्रकार का लवणी जल पारिस्थितिक तंत्र के क्या है, उदाहरण देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से है। समुद्र का तट, खाड़ी, एचुरी, तालाब। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, ये है आपका तालाब, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन का सिलसिला जारी है।
एमसीक्यू का सिलसिला जारी है। उनमें से 14वें नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है भाई कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। ठीक है, जैविक अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। उत्पादक, ऑप्शन बी कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन डी उपभोक्ता। ठीक है, तो ये क्या है, अकार्बनिक पदार्थ कौन जोड़ता है। देखिए कार्बनिक पदार्थ मतलब कार्बन की उपस्थिति होगी, अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार जारी है, तो उसमें से ये 15 नंबर क्वेश्चन, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। पशुओं को अधिकतम चराकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वनस्पति के कटाव द्वारा, ऑप्शन सी वनारोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। तो इसका सही आंसर है वनारोपण। वन लगाकर हम लगातार ज़्यादा से अधिक वन लगाकर मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन क्या है कि बाढ़ का पानी, ठीक है, नदी का पानी आदि का पानी जब बह के मिट्टी को उठा के ले जाता है और वहाँ की मिट्टी जो है बर्बाद हो जाती है, वहाँ की मिट्टी, ठीक है, बह के कहीं और चली जाती है, जिससे वनों को भी हानि होता है क्योंकि मिट्टी वन को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो इसको कहते हैं मृदा अपरदन। जब वर्षा का पानी बहती हुई पानी बहाकर मिट्टी को ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ता की संख्या को कौन निश्चित करता है। ठीक है, कि उत्पादों की संख्या और उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करेगा। ऑप्शन ए जलवायु संबंधी कारक, धरातली कारक, जैविक कारक, मृदा कारक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वहां की जलवायु संबंधित कारक, जलवायु संबंधित कारक कहने का मतलब है मृदा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की वर्षा, वहाँ का पानी, वहाँ का आर्द्रता, यही डिसाइड करता है। भाई वहाँ अगर वर्षा अधिक होगी, तापमान अधिक होगा तो पेड़ पौधे अधिक होंगे, और जब पेड़ पौधे अधिक होंगे तो वहाँ जीव जंतु भी अधिक निवास करेंगे। ठीक है, तो जब अच्छे से यहाँ जीव जंतु निवास करेंगे तो हमारा जो है पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाए, संतुलन रहेगा। लेकिन यही चीज़ नहीं रहेगा जलवायु संबंधित कारक, जैसे वर्षा ज़्यादा नहीं होगी। जब वर्षा ज़्यादा नहीं होगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उगेंगे, जब पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उगेंगे तो जीव जंतु नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो पारिस्थितिक तंत्र एक प्रॉपर नहीं कहलाएगा। एक प्रॉपर पारिस्थितिक तंत्र कहलाने के लिए वहाँ पेड़ पौधे की मात्रा अत्यधिक और जीव जंतु की जो निवास होना अत्यधिक मायने रखता है। तो ये जलवायु संबंधित कारक ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। ठीक है, तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंध, उत्पादक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पोषण संबंध, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन डी अपघटन। ठीक है, तो पोषण संबंध है। पोषण संबंध कहने का खाद्य श्रृंखला की बात करें। ठीक है, जब उत्पादक उत्पादन करेगा, प्रोड्यूशन करेगा और वहाँ के प्राणियों द्वारा उसका उपभोग कर लिया जाएगा, ठीक है, तब ऐसे संबंधों को हम क्या कहते हैं, पोषण संबंध कहते हैं। और ये जीवन यापन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। देखिए प्रकाशीय ऊर्जा मतलब जो लाइट आ रहे हैं, सनलाइट आ रहे हैं, और सनलाइट को क्या करेगा, अपना सनलाइट से भोजन तैयार करेगा और भोजन तैयार करके अपना ग्रोथ करता है, अपना डेवलप करता है। तो ये कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हरे पौधे ही तो करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य हरे पादप करते हैं, न कि सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीय उपभोक्ता आदि। द्वितीय उपभोक्ता तो डिपेंड रहता है भाई, ये तो मांसाहारी होता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है कि कोई आएगा तो उसको खा लूंगा। ठीक है, ये द्वितीय उपभोक्ता दूसरे पर डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। स्वपोषी, ऑप्शन ए सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन
बी परभक्षी, ऑप्शन सी पादप, ऑप्शन डी मृतोपजीवी। स्वपोषी, स्वपोषी मतलब स्वयं अपने आप को पोषण प्रदान करते हैं। स्वपोषण कहने का मतलब स्वयं खाना बनाते हैं, ठीक है, स्वयं पोषण प्रदान करते हैं अपने आप को। तो स्वयं कौन करता है भाई, दूसरे पर जो डिपेंड नहीं है वो कौन नहीं है, वो पादप डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाना खुद बना सकते हैं। एक होता है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, ठीक है। कितने होते हैं, स्वपोषी होता है, परपोषी होते हैं, फिर मृतोपजीव होते हैं, ऐसे होते हैं। तो स्वपोषी मतलब स्वयं खाना बनाते हैं, परपोषी मतलब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे ठीक है, परपोषी बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, जितने भी है वो परपोषी होते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मृतोपजीव होते हैं जो दूसरे मृत जीव को खा देते हैं। तो बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी क्या पूछा गया है, स्वपोषी, तो वो कौन हो, वो क्या है, वो पादप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। संप्रेषक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी उपभोक्ता, ऑप्शन सी परावर्तक। तो पहले ही जानते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, जो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक दवाई निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी बीएचसी, ऑप्शन सी फ्लिट, ऑप्शन डी बैगोन। तो हमेशा याद रखिए डीडीटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध कीटनाशक दवाई होता है और इससे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचती है, ठीक है। डीडीटी जो है बहुत ही क्या है, खतरनाक है। फसलों के लिए तो चलो, फसलों के बीमारियों के लिए ये ठीक है, लेकिन पर्यावरण के लिए, पशु पक्षी के लिए ये खतरनाक हो जाते हैं, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थली भवन किससे होता है। वनों को उजाड़ने के कारण, जल की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, ठीक है, वायु की वजह से होने वाले मृदा अपरदन के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण, ठीक है। मरुस्थली, ठीक है, मरुस्थल किस प्रकार से होता है कि बहुत तापमान हो, मरुस्थल, जैसे थार का मरुस्थल देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ वर्षा नहीं होती, धूप, बहुत तेज धूप पड़ता है लेकिन वर्षा नहीं होती। राजस्थान का मरुस्थल देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ वर्षा कम होती है और धूप अधिक पड़ता है, तापमान अधिक होता है, तो उसको हम मरुस्थली भवन कहते हैं। शाकाहारी प्राणी कहलाता है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो डायरेक्ट पेड़ पौधे से जुड़े होते हैं, पेड़ पौधे को यूज़ करते हैं, वनस्पति घास फूस को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो गाय है, गाय शाकाहारी है, गाय को कभी देखे कुछ मांस या कुछ खाते हुए, या फिर आपने बकरी को देखे, ठीक है, बकरी है, बकरी को ले जाइए चराने के लिए, आप जहाँ पेड़ दिखेंगे, पेड़ के पत्तियाँ, ठीक है, फल फूल वो खा लेंगे। गाय को ले जाइए, घास फूस खाते हैं। तो शाकाहारी प्राणी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो डायरेक्ट पेड़ पौधे वनस्पति पर वो डिपेंड रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ता किस वर्ग में आता है। देखिए, सॉरी, जैसे कि मैंने कहा शाकाहारी जो है को खाने वाले कौन हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और कुत्ता क्या है, कुछ भी खाता है, ठीक है। कुत्ता अगर कोई मांस दिख जाए उसको खा लेता है, कुछ सब्जी उब्जी कुछ भी दिख जाए वो खा लेते हैं, और सर्वाहारी के टाइप आता है, ठीक है। जब भी मांसाहारी की बात आती है, देखिए कुत्ता एक प्रकार के मांसाहारी है, शाकाहारी साग सब्जी भी थोड़ा बहुत खा ही लेता है, मांसाहारी ज़्यादा है, ठीक है, हड्डी तक नहीं बचाता। तो ये जो कुत्ता है वो द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आएंगे, ठीक है। क्यों द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आएंगे, पहली बात तो ये, अगर जो उपभोक्ता डायरेक्ट पेड़ पौधे से जुड़े हैं उससे हमने क्या कहा, शाकाहारी कहा। तो ये पेड़ पौधे से जुड़े नहीं है, उसको नहीं खाते। दूसरे जीव जो मृत जीव हैं, ठीक है, मर गए हैं या जिसका मांस है वो खा लेते हैं। तो कुत्ता क्या है, द्वितीय उपभोक्ता में आ गया।
तृतीयक में नहीं आ सकता। तृतीयक उपभोक्ता या अन्य उपभोक्ता हम कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम उपभोक्ता बोल सकते हैं, सर्वोच्च उपभोक्ता बोलते हैं। और सर्वोच्च उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता है जो किसी और के द्वारा उसको आहार नहीं बनाया जाता। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, आपका गीध है, आपका बाज है, ये सारे क्या है, ये सर्वोच्च उपभोक्ता है। ठीक है, इसको कोई नहीं खा सकता जीते जी। ठीक है, कुत्ता को कोई जब बड़ा जानवर आए कोई खा लेगा, तो इसको हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आए जाते हैं? तो जैसे कि भी मैंने कहा कुत्ता भी एक सर्वाहारी है भाई, वो शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी खाते हैं, तो कुत्ता को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, तो वो किस में आ गया, द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया तृतीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, जिसको कोई और नहीं खा सकते। क्या शेर को आपने सुने हैं, बाघ को सुने, चीता को सुने, बाज को सुने हैं, चील को सुने हैं, गिद्ध को सुने हैं कि या किसी दूसरे द्वारा खाया जाता है? नहीं। ठीक है, तो ये तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। तो जो किसी दूसरे द्वारा नहीं खाया जाता उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो बाज है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। शेर किस वर्ग में आते हैं? जाहिर सी बात है ये भी तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं और इसको कोई और नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध किस वर्ग में आते हैं? ये भी तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लगातार है, तो उसको हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी बाज। ठीक है, देखिए प्रकृति का सफाई कर्मी एक होता है, 3-4 प्रकार की चीजें होती हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, 29 को थोड़ा डील कर लेता हूँ, ऐसे तो कोई ज़रूरत नहीं होना चाहिए। एक होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता में आप क्या आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर आपके आते हैं अपघटक, और फिर आपके आते हैं सफाई करता। क्या है? सफाई करता। उत्पादक कहने का मतलब है, आप जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं बनाकर ग्रोथ करते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहने का मतलब जो उपभोग करता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से जुड़े रहते हैं, डायरेक्ट प्रकृति से जुड़े रहते हैं, पेड़ पौधे फल फूल पत्ती को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना आहार बनाए, थर्ड उपभोक्ता जो सेकेंडरी उपभोक्ता को अपना आहार बनाए। ठीक है, जब ये मृत हो जाएंगे, कोई भी इनमें से कोई भी जानवर अगर मृत हो जाते हैं, बाद में कोई भी जानवर क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो मृत होने के बाद जो सफाई करता कहने का मतलब है सफाई करता, जैसे जो मृत हो गया, कोई भी जानवर मृत हो गया, तो जानवर अगर मृत हो जाएंगे तो उनके जो बचे, मृत होने के बाद उनके शरीर के जो अंग बचे हैं, ठीक है, जो हड्डी बचा है, जो मांस बचा है, जो भी बचे हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, सफाई करता। जैसे गिद्ध है, गिद्ध क्या करेगा, ठीक है, आएगा, खाएगा, उठा के ले जाएगा, गिद्ध नोच के खा के उठा ले जाएगा। लेकिन जो बाज में बच जाते हैं, ठीक है, बाद में बच जाते हैं, उसको अपघटन करता, क्या करता है भाई, अपघटित कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो जमीन में दबा देता है, और एक प्रकार का आप देख लेंगे पोषक तत्व यहीं से तैयार होगा। बाद में ये जो है धरती क्या हो जाएगा, पोषक तत्व तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से
देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं सफाई करता कहने का मतलब गीध है, प्रकृति का सफाई करता इसको कहते हैं। अगर ये गीध दो चीज़ अगर प्रकृति में, एक तो सफाई करता नहीं रहेंगे और एक अपघटन करता नहीं रहेंगे, तो हमारी जो प्रकृति है पूरा बदबू से भरी रहेगी। कोई भी जानवर मरेगा तो जानते हैं ना, जानवर मरता, कुत्ता रास्ते में खत्म हो जाता, देखते बहुत बदबू करता, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बहुत बदबू करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई भाई जाहिर सी बात है, मृत हो जाएगी, उसको मृत हो जाने के बाद उसकी शरीर बांस मारेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन यही सफाई करता अपघटन क्या करता है, बाद में क्या कर लेता है, ठीक है, सफाई कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो गीध है, इधर उधर घुमा फिरा के इसका ऑप्शन क्या है, गीध है, ये समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं, ठीक है, इस उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आते हैं? तो ये दीमक, मेढक, छिपकली, सांप, याद रखिए ये किसके श्रेणी में, दीमक, दीमक पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे अब देखते हैं, बोलते हैं ना कि जो वस्तु है, लकड़ी है, उसको दीमक खा लिया, या किसी वस्तु के दीमक खा लिया, तो ये समार्जक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटन जीवों का उदाहरण कौन सा है जो अपघटित करता है? शैवाल है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कवक है, ऑप्शन सी ऑप्शन बी प्लांटक है, ऑप्शन सी कवक है, ऑप्शन डी मेढक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर है कवक। कवक क्या है? अपघटन जीव का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। 2 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। एमसीक्यू का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो जानते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं भाई। जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से जो मृत जीव हैं वहाँ आप देखेंगे, बैक्टीरिया कहने का मतलब जो मृत जीव हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठ कर सड़ गल के पूरी तरह से दबा देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपघटक, जो ज़मीन में पूरी तरह से अपघटित हो जाते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं, कुत्ता हो, बिल्ली, को जानवर रोड में पड़ गए तो वहाँ कुछ दिनों बाद, 4 दिन 5 दिनों बाद कीड़े पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, और वही कीड़े क्या करते हैं, उसको दबा के अपघटित कर देते हैं। तो बैक्टीरिया इनमें से इसी श्रेणी में, अपघटन की श्रेणी में जाने जाते हैं, अपघटन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैवार में कौन सम्मिलित है। जैवार में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ए जैवार, जैवभार। ठीक है, जैवार बोल, जैवभार। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, समस्त द्वितीय। ठीक है, कहने के लिए जैवार मतलब जीवों का समूह, जीव कहना मतलब पर्यावरण के अंतर्गत, एक प्रकार से जैवार मतलब पर्यावरण ही आएंगे। उसमें कौन सम्मिलित है, समस्त जीव सम्मिलित है, चाहे उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय, तृतीयक, अपघटक, सभी इसमें सम्मिलित आते हैं। ठीक है, 33 हो गए। 34, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है। भूताप, सूर्य, ग्रीन हाउस गैस या चंद्रमा। तो जाहिर सी बात है, सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे खाना बनाते हैं और अपनी जो है वृद्धि करते हैं। तो ऊर्जा का प्रमुख प्रवाह क्या है, सूर्य का प्रकाश है भाई। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, ऊर्जा का क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या होता है। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का स्थिरीकरण होता है, ऊर्जा का विनाश होता है। याद रखिए, ऊर्जा का रूपांतरण होता है जहाँ पर उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता से अपघटन, इस प्रकार से रूपांतरण होता है। ठीक है, और हमने देखे थे लिंडनमान साहब का 10% ऊर्जा का नियम भी हमने देखे थे। ठीक है, जहाँ पर 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है ऊर्जा। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के ह्रास किससे होता है। स्थिरीकरण से, प्रदूषण से, उस रूपांतरण से, नवीनीकरण। तो याद रखिए, इसका आंसर भी रूपांतरण होगा। रूपांतरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा का ह्रास करने के नाम आपको पूरा ऊर्जा आपको किसको मिलेगा, सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा जो है पेड़ पौधों की मिलेगा। और पेड़ पौधे से प्राथमिक उपभोक्ता को उसका 10% मिलता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को उसका 10% मिलता है, 10% नियम के आधार पर। फिर उस प्रकार से 10% में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये ह्रास हो रहा है ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा जितना है उतना नहीं जा रहा है। 100% अगर सूर्य से ऊर्जा मिल रहा है तो 100% अपघटक को नहीं पहुंच रहा है। अब 100% तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को नहीं पहुंच रहा है, तो ह्रास से होकर पहुंच रहा है। और ये किसके कारण हो रहा है, रूपांतरण के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखिए, हरे पेड़ पौधे जो सौर ऊर्जा को, सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ये याद रखें। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। तो मैंने कहा लिंडनमान साहब का 10% नियम पढ़े हैं। ठीक है, 100% तो पेड़ पौधे को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद शाकाहारी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी कहने का मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और प्राथमिक उपभोक्ता को कितना पहुंचेगा भाई, प्राथमिक उपभोक्ता को 10% पहुंचती है।
फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को पहुंचती है 10%, फिर द्वितीयक से तृतीयक, तृतीयक से फिर अपघटक को 10-10% तक पहुंचती है। तो हर में 10-10% पहुंचती है, याद रखिए, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसा होता है? ऊर्जा पिरामिड हम देखें, हमने संख्या पिरामिड पढ़े। ठीक है, ऑप्शन है चतुर्दिशात्मक, चारों दिशा में होता है, एक दिशात्मक एक दिशा में होता है, त्रिदिशात्मक 3 दिशा में होता है, द्विदिशात्मक ना द्विदिशा में, तो एक दिशा में होता है। और हम पढ़ें एकदम स्ट्रेट होता है, सीधी चलती है, सीधी रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, एक दिशा में होता है। हम पढ़ चुके हैं भाई, ऊर्जा पिरामिड पढ़ चुके हैं, संख्या पिरामिड पढ़ चुके हैं ऊर्जा प्रवाह में, तो ये आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में, 40 नंबर में क्या पूछा गया है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करती है? ऊर्जा स्तर से उच्च स्तर से निम्न स्तर को। ठीक है, ऑप्शन बी उच्च स्तर से अति उच्च स्तर को, ऑप्शन सी निम्न स्तर से उच्च स्तर को, डी सामान्य स्तर को। ठीक है, उच्च स्तर से निम्न स्तर को क्या होते हैं? प्रवाहित होती है। क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर क्या है? सदा ऊर्जा प्रवाहित होगी। पहले सबसे ज़्यादा ऊर्जा पेड़ पौधों को मिलेगा, फिर पेड़ पौधों के बाद सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसके बाद शाकाहारी को मिलेगा, शाकाहारी के बाद उसके बाद शाकाहारी कहने का मतलब है प्रथम उपभोक्ता को, फिर द्वितीय उपभोक्ता को मिलेगा, फिर तृतीय उपभोक्ता को। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाहित उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, प्रवाहित होती है। तो ये याद रखिए। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशात्मक, लंबवत, चक्री या क्षैतिज? ऑप्शन ए बी सी डी। तो 41 का क्या है? चक्री। ठीक है, रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्र के रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोयला है, ऑप्शन सी सौर विकिरण है, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है? ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी खनिज का, ऑप्शन सी वायु का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। तो इसका क्या है? अवसादी चक्रों में खनिजों का प्रवाह देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? उत्पादक स्तर कहलाते हैं, पोषण स्तर कहलाते हैं, खाद्य स्तर कहलाता है और शोषण स्तर का। इसको हम कहते हैं पोषण स्तर। मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, जब पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव जंतु खाद्य का यूज़ किया जाता है, शाकाहारी जीव जंतु द्वारा या प्रथम उपभोक्ता द्वारा यूज़ किया जाता है। प्रथम उपभोक्ता का यूज़ सेकेंडरी उपभोक्ता द्वारा की जाती है, सेकेंडरी उपभोक्ता का यूज़ तृतीय उपभोक्ता द्वारा की जाती है। तो जो चैन बनती है, जो श्रृंखलाएँ बनती हैं, उसको तो हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। लेकिन जब इस स्तर को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं पोषण स्तर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो ऊपर से नीचे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर रहते हैं? प्रारंभ में, मध्य में, अंतिम में या सर्वत्र में? अरे भाई, हरे पेड़ पौधे प्रारंभ में पोषण श्रृंखला के सबसे पहले इसको पाए जाएंगे। ठीक है, हरे पौधे पेड़ पौधे उत्पादक है और इनका उपभोक्ता शाकाहारी द्वारा की जाती है। 46 नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने में निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य क्रम कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, खाद्य वृक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, और बहुत सारे जब खाद्य श्रृंखला बनेंगे तो पूरा एक जालनुमा संरचना बन जाता है, उसको हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, तो पोषण के क्रम को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। जीवों में 47 क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है भाई कि जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल चक्र से, अवसादी चक्र से,
खाद्य श्रृंखला से या जंतु श्रृंखला थे? तो हम बता चुके हैं ऊर्जा किस तरह खाद्य श्रृंखला से होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर मिलने से क्या बनता है? एकाधिक मतलब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला मिल जाएंगे तो क्या बनेगा भाई? खाद्य जाल बनेगा, क्योंकि खाद्य श्रृंखला, बहुत सारे खाद्य श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करते हैं? खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। जालनुमा संरचना हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। तो 2 क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू के सिलसिले में। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्पादक, ऑप्शन सी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन डी द्वितीयक उपभोक्ता। तो कौन होते हैं भाई? ये होते हैं अंतिम में अपघटक होते हैं, जो जीवों को, मृत हो गए जीवों को, जैसे बैक्टीरिया है, वो खा के पूर्ण क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता। और वो कड़ी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता एक प्रकार का अंतिम उपभोक्ता होता है, ठीक है, जिसको कोई और द्वारा नहीं खाया जाता। कमजोर कड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है, 10% के डिस्ट्रीब्यूशन में मिलती है, और अंतिम जो उपभोक्ता है उसको न के बराबर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जैसे शेर को देख लीजिए, शेर भटकते रहता है अपने खाने के लिए, शेर, बाघ है, चील है, ये भटकते रहता है, लेकिन उसी शाकाहारी जीव जंतु को देखिए और आसानी से मिल जाता है उसको। ठीक है, आसानी से उसको मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज के एमसीक्यू का सिलसिला। 50 क्वेश्चन देखने वाले थे वो हम क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो देखने वाले हैं थे वो क्या कर चुके हैं भाई? हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास भी यहीं पर ख़त्म होती है। ठीक है, हमारी क्लास आज की फिर यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि हो चुका है 50 क्वेश्चन का सिलसिला। चलिए, इसी प्रकार एमसीक्यू का सिलसिला चलता ही रहेगा। जब इसके बाद हम देखेंगे पॉल्यूशन, देखेंगे प्रदूषण, देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित भी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा और चीज़ें। चलिए, तो यहीं पर आज विराम देते हैं। आज की क्लास 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू का सिलसिला ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद। चलिए।